यह कहानी है जिन और एक राजा का। यह बात 1980 के दशक की है, जब दूर रायपुर नाम का एक गांव रियासत के अंतर्गत आता था। रायपुर के राजा रणवीर चंद्र का जो महल था वह इसी रायपुर गांव में बना हुआ था, जो बेहद आलीशान था। राजा का महल रायपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में फेमस था। राजा रणवीर चंद्र दरबार में आए किसी दिन दुखियों की मदद नहीं करता था। वह केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, न कि प्रजा के दुख पर। एक दिन एक भिखारी राजा के दरबार में आता है। भिखारी: महाराज, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। राजा: अरे, इसे अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वह भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। राजा: मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दीजिए। इसी तरह जो भी मदद मांगने आता उसे राजा रणवीर चंद्र बेइज्जत करके निकाल देता। एक रात राजा रणवीर चंद्र महल के पास टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज़ आती है। अघोरी, मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। राजा: यह किसकी आवाज़ आ रही है? राजा रणवीर चंद्र देखता है कि महल के पास एक अघोरी बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। राजा: क्या हुआ है तुम्हें? अघोरी: मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कृपया मेरी मदद करो। राजा: हट, मैं किसी की मदद नहीं करता। तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अघोरी: मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। राजा: मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। अघोरी फिर से कहता है, तुम बहुत बुरे इंसान हो, देखना एक दिन इसके बदले में तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राजा रणवीर चंद्र अघोरी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के बाहर ही अपना प्राण त्याग दिए। राजा: मंत्री जी, जल्द से जल्द इसकी लाश को ठिकाने लगवा दो। मंत्री: जी महाराज, अभी लगवाता हूँ। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ लोग रणवीर चंद्र से मिलने आते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। अगले दिन: राजा, मंत्री जी, कल
और मंदिर की चौखट पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है। सर पटक पटक कर होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है। उसे यह आभास हुआ, राजा, मेरा ना होने से मेरी पत्नी और मेरे राज्य के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इस तरह रणवीर चंद्र ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सर पटकने की वजह से खून बहुत निकल रहा था और वह खून उसी खंडर के पास रखे एक फूलदान पर जा गिरता है। जैसे ही खून उस फूलदान में गिरता है, फूलदान में से एक जिन निकलकर बाहर आता है। जिन मानव की खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई है। जिन हंसने लगता है, मैं आज़ाद हो गया। राजा, कौन हो तुम? जिन, मैं इस खंडर का जिन हूँ, इसी फूलदान में रहता हूँ। एक अघोरी ने मुझे 70 साल पहले इसी फूलदान में कैद कर दिया था। राजा, फिर तुम बाहर कैसे आए? जिन, अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है वह अघोरी मर गया। जिनकी यह बात सुनने ही रणवीर चंद को उस रात की बात याद आती है, जब एक अघोरी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था। उसके अगले दिन ही उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा जिन से पूछता है, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? जिन, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में राज करूंगा। राजा, वो कैसे? जिन, शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी। उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा शरीर हासिल करूंगा। जिन हंसने लगता है, राजा, मुझे छोड़ दो। अभी कुछ देर पहले तक मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, पर अब मुझे अपने परिवार और राज्य की चिंता हो रही है। जिन, कैसी चिंता? बोलो, मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता। मुझे मेरे परिवार से इस बारे में चर्चा करनी होगी। जिन, ठीक है, यह इत्र लो। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। यह इत्र 1 महीने तक ख़त्म नहीं होगी। इस इत्र की खुशबू जहाँ तक चलेगी, तुम्हारा राजपाट तुम्हें वहाँ तक मिलता रहेगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोगों तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। राजा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिन, याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। जिन हंसने लगता है। राजा जिन का दिया हुआ इत्र अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ से राजा गुजरता गया, वहाँ वहाँ पर उसे अद्भुत बदलाव देखने को मिले। उसके महलों में करदाताओं का आना फिर से चालू हो गया। रियासतों की दीवारें फिर से चमकने लगी। जिनके दिए हुए इत्र की खुशबू ने राजा रणवीर चंद की राजाशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन राजाशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। इतना बदलाव कैसे हो रहा है? राजा, ये शोहरत मेरी जीते जी बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। यह सब सुन रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी रोते हुए उस जिन से कहिए कि अपना सारा राजपाट वापस ले ले और आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। राजा, अब कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं बस 1 महीने का जीवन इसलिए बचाकर जी रहा हूँ ताकि अपने परिवार को इस काबिल कर जाऊं कि वापस तुम्हें इस दहलीज को पार कर काम करने के बारे में सोचना भी ना पड़े। रानी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं आपको जाने दूंगी। राजा, खुद पर काबू लाओ। 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं कल हमेशा तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। वह रात और आने वाला दिन पूरी तरह डर में बीतने लगा। राजा महीने के आखिरी दिन उस जिन के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। सुबह से लेकर शाम बीत गई पर जिन नहीं आया। राजा के मन में जीवन के प्रति चेष्टा और चाहत बढ़ने लगी। राजा को लगा कि जिन शायद भूल गया है कि उसे आज मेरा शरीर लेने वापस आना है।
फिर अचानक ही राजा मन में, यह गलत है, जिन ने अपने किए हुए वादे अनुसार मेरा राजपाट मुझे लौटा दिया। मेरा परिवार मेरा ना होने के बावजूद सुख में जीवन जी सकता है। मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना होगा। मैं इतना लोभी नहीं हो सकता। मुझे राजधर्म निभाना होगा। यह सब सोचकर राजा वापस उस खंडर वाले मंदिर में पहुंचकर उस जिन को खोजने लगा। राजा आवाज़ लगाते हुए, कहाँ हो जिन? देखो मैं वापस आ गया हूँ, तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से जिन प्रकट हुआ। जिन, तुम आ गए रणवीर चंद्र? राजा, हाँ, तुम्हारे इस इत्र की खुशबू ने मेरे राजपाट को वापस कर दिया। इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे अपने कहे अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें वापस देने आया हूँ। जिन, तुम तो सच में एक ईमानदार राजा निकले। अपनी जुबान का ईमानदार होने की एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। राजा, मैं अपनी ईमानदारी पर अडिग हूँ। जिन, खूबसूरत मंदिर बन चुका था। राजा, यह खंडर एक आलीशान मंदिर कैसे बन गया? जिन, तुम्हारे इत्र को लगाकर इस मंदिर में आ जाने से इस मंदिर का भी कायाकल्प हो गया और यह भी एक तीर्थ स्थान बन गया। राजा, तो इसमें मेरी मृत्यु का क्या संबंध? ये करो, ले जाओ मेरा शरीर। जिन, जब मैं इस खंडर में था तब इस खंडर का एक जिन हुआ करता था। मेरी मति भी राक्षसों वाली थी। अब मैं इस समय तीर्थ मंदिर में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा शरीर और प्राण नहीं ले सकता। राजा, इस खंडर के मंदिर बन जाने से तुम्हें क्या परिवर्तन आ गया भला? जिन, यह खंडर ही मेरा घर था, क्योंकि कई सालों से मैं इसी खंडर में कैद था। तुमने मुझे इस खंडर से जब आज़ाद कराया तब भी मैं एक जिन ही था, क्योंकि यह स्थान तब भी एक खंडर ही था। लेकिन अब इस खंडर की तीर्थ बनने से मेरी राक्षसी प्रकृति का नाश हो गया है। जाओ, तुम आज से आज़ाद हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार ही आएगी। राजा, ठीक है, मैं इस तीर्थ में यज्ञ करवाऊंगा और इस परोपकार की कथा सबको सुनाऊंगा। राजा रणवीर चंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां वापस आ गई। कुछ ही दिनों में उस खंडर वाले मंदिर में यज्ञ हुआ और परोपकार की कथा सुनाई गई। धीरे धीरे वो मंदिर रायपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा रणवीर चंद्र और रायपुर गांव के जिनकी कहानी परोपकार की कथाओं में प्रचालित हो गई। राजा रणवीर चंद्र अब सभी के दुखों को सुनता और सभी की मदद करता था। पूरा राज्य राजा के अंदर हुए बदलाव से अत्यंत सुखी था। तो ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि क्रूरता ज़्यादा दिन नहीं रहती है। हर किसी को अपने किए पे पश्चाताप हो जाए, वही बहुत है। हेलो दोस्तों, ये एक भूतिया अस्पताल की कहानी है। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हरिनगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आके रुका। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम रवि था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो रवि ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने रवि से पूछा, क्या आप एसी ठीक करते हो? रवि ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे लेकर जाओ और तैयार करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो रवि डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पटेल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही पटेल हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आओ। रवि थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर की कैबिन में पहुंचता है। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे रवि गेट पर मिला था
वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को एसी ठीक करने वाला समझ रहा है, और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में एसी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर शांति को बुलाया और रवि का परिचय करवाने के लिए कहा। शांति ने कुछ ही देर में कवि को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए शांति ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर शांति वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद कवि रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही रवि वहां पहुंचता है, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी ज़ोर से गिरा था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तब एक ज़ोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुको, तुझे मैं अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इनका कोई डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से कवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब हो गई है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी की भूत रवि की तरह पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।